नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का शिक्षार्थियों का फिर से स्वागत है अपनी भारतीय पाठशाला यूट्यूब चैनल में। हम सिलसिलेवार अध्ययन कर रहे हैं कुछ हिंदी के सामान्य व्याकरण के विभिन्न प्रकरणों का, जिसके अंतर्गत अब हम अध्ययन कर रहे हैं काव्य। तो काव्य के बारे में हमने पहले उसकी परिभाषा, उसके प्रयोजन, उसके अर्थ, काव्य क्या होता है, उससे उसका अर्थ क्या है, किस प्रकार काव्य का जो सार है वो हम ग्रहण करते हैं और काव्य किसे कहते हैं। उसके बाद में अब आज हम अध्ययन करेंगे काव्य के जो भेद होते हैं उनके बारे में। आज के वीडियो से पहले हमारी जो पिछली कक्षाएं हैं उसका वीडियो आप ज़रूर एक बार देखना, ताकि ये जो आज हम चार्ट अर्थात सारणी के रूप में जो लेकर आए हैं वो आपको अच्छी तरह से रिवीजन क्लास में पहले वाला वीडियो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम शुरुआत करते हैं काव्य के भेद। काव्य के जो भेद होते हैं, जो प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं, ये हमने पहले भी चर्चा की थी। एक होता है दृश्य काव्य, दूसरा होता है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में जैसे नाटक होता है, उसके जो पात्र होते हैं उनको देखने से जो लक्षण प्राप्त होते हैं, जो काव्य की हमें जो रस की जो अनुभूति है जो हमें प्राप्त होती है, तो वो होता है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य एकांकी है, जो अन्य विधाएं कविताएं जिनको हम सुनकर रस की क्या करते हैं, अनुभूति प्राप्त करते हैं, तो वो होता है श्रव्य काव्य। आज हम जानेंगे काव्य रूपों की सारणी चार्ट के रूप में, किस प्रकार जो हमारे हिंदी में जो काव्य जो रचनाएं की जाती है, जो महान विद्वानों के द्वारा, उनको किन किन भागों में बांटा गया है। तो ये वीडियो हमारी महत्वपूर्ण क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। कोई भी अगर विद्यार्थी है, कोई भी शिक्षार्थी अगर इनसे सीखना चाहता है तो वो जरूर एक बार इस संपूर्ण वीडियो को देखे और देखने के बाद जरूर अपना जो कमेंट है वो दें। तो काव्य, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में नाटक प्रकरण आदि होता है, तो इसका मुख्य है वो श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो। वो एक होता है पद्य और दूसरा होता है गद्य। पद्य में जो रचनाएं होती है वो प्रबंध है और मुक्तक के रूप में होती है, ठीक है। तो बाद में हम प्रबंध के भी दो भाग होते हैं, एक होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। महाकाव्य जो संपूर्ण जीवन पर आधारित होता है और खंड काव्य में जो किसी हिस्से आदि पर वर्णन किया जाता है। मुक्तक में पाठ्य मुक्तक जैसे दोहा, कवित आदि, जैसे कबीर जी की है दोहा वगैरह। गेय मुक्त, गीति काव्य जो शास्त्रीय संगीतात्मक होती है, गेय मुक्त, जैसे उनमें मीरा के पद हैं वो इस प्रकार दिए जाते हैं। तो पद्य भाग में हमने अध्ययन किया प्रबंध और मुक्तक, उसमें महाकाव्य और खंड काव्य, मुक्त में पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। गद्य भाग की हम बात करते हैं तो निम्न उपभेद इनके जो आदि होते हैं, यात्रा वृत्तांत है, जो भी सारे गद्य भाग में जो रचनाएं होती है वो इसके इस भाग में। तो अब हमने देख लिया किस प्रकार है वो काव्य को एक श्रेणीवार बांटा गया है। श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य के पद्य और गद्य, ये हमने अध्ययन किया। पद्य के भी, अब पद्य के भी कितने भाग होते हैं? प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध होता है सिलसिलेवार, जो क्रमबद्ध चलता ही रहता है शुरू से लेकर अंत, अर्थात उसके चरम तक उत्कर्ष होता है ना, उसको संपूर्ण जीवन पर किसी का जो अध्ययन किया जाए या उस पर लिखा जाए वो होता है क्रमबद्ध सिलसिलेवार। मुक्तक में प्रत्येक छंद एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इनमें ये मुक्त होते हैं, प्रत्येक छंद है वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में इनका क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। तो प्रबंध के भी दो, महाकाव्य और खंड काव्य। तो प्रबंध के भी कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। अब हम जानते हैं महाकाव्य और खंड काव्य क्या है। तो अब इनकी परिभाषाएं यहाँ पर है। काव्य संपूर्ण जीवन का चित्रण करने का प्रयास रहा है, तो विद्वानों के द्वारा जो कवि है उन्होंने इनके संपूर्ण जीवन का चित्रण करने का हमेशा ही प्रयास किया जाता है। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा कृत जो रामचरितमानस है वो राम के बाल्यकाल से लेकर जीवन के अंतिम समय तक, यानी
कर जो भी उन्होंने अपने जीवन में उपलब्धि प्राप्त की है या लोक कल्याणकारी भावनाओं से ओतप्रोत रहे हैं, तो संपूर्ण जीवन का वर्णन करने का प्रयास किया गया है। तो तुलसीदास ने तो इसलिए तुलसीदास जी द्वारा कृत रामचरितमानस है वो महाकाव्य की श्रेणी में आता है। अब हम जानते हैं खंड काव्य। खंड का अर्थ होता है किसी चीज का हिस्सा, जीवन के एक खंड। तो अब जो भी कोई पात्र होगा जिसके जीवन के एक ही खंड का वर्णन किया जाए, जहां पर जीवन के एक खंड का हिस्से मात्र का चित्रण अर्थात उसको दर्शाया जाता है, बताया जाता है, उसके बारे में वर्णन किया जाता है। जैसे पंचवटी मैथिली शरण गुप्त द्वारा राम के पंचवटी क्षेत्र संबंधित जो जीवन है या उसके जो वातावरण है उसके बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार हमने काव्य के जो मुख्य दो भेद होते हैं, सर्व काव्य और इसके जो विभिन्न भेद होते हैं इनके बारे में, और प्रबंध और महाकाव्य और खंड काव्य के बारे में जाना। तो आगे हम इसके विभिन्न और जो है उस पर चर्चा करते हैं। अब मुक्तक के भी कितने भेद माने गए। मुक्तक के भी पिछले चार्ट के अनुसार जो हमने अध्ययन किया था ना, पद्य की कितने होते हैं, सर्वे के कितने होते हैं, आगे हम जानते हैं भी मुक्तक के भी कितने भेद माने गए हैं। मुक्तक के बताए हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं, जिनमें पहला है पाठ्य मुक्तक जो पढ़ने सुनने मात्र के लिए उपयुक्त, अर्थात जिससे पढ़कर या सुनकर हमारे अंदर रसों की क्या अनुभूति होती है या हमें आह्लादित होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं। जो मुक्त के रूप में जो इनके एक एक दो दो जो दोहे होते हैं जिनको हम पढ़ने के लिए या बोलने के लिए उच्चारण के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे रहीम के दोहे हैं, बिहारी के दोहे हैं, ये किन के जो एक एक पाठ्य पुस्तक में भी सम्मिलित होते हैं, जिनको एक एक रूप में हम रहीम और बिहारी के जो दोहे हैं ये किन के रूप में आते हैं? पाठ्य मुक्तक में, अर्थात पाठ्य पुस्तक में जो इनको उद्धरण किया जाता है या छपे होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं। गेय मुक्तक गीति काव्य ये होते संगीतात्मक और काव्यत्व का सार्थक संगम होता है। इनमें संगम मतलब जो मेलजोल है, जो मिला जुला रूप होता है वो किनका होता है? एक तो संगीत का और एक काव्य तत्व का। तो काव्य तत्व और संगीतात्मकता का सार्थक संगम है वो किन में देखने मिलता है? गेय मुक्तक में। अर्थात जो कबीरदास जी है, सूरदास जी है, तुलसीदास जी है, मीरा आदि के पद इसी गीति काव्य का क्या है? उदाहरण है। तो कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा आदि के जो विभिन्न जो मुक्तक है, जो मुक्तक अर्थात एक एक जो हमें ग्रहण करने मिलते हैं उनमें दो तत्वों का होता है, एक तो संगीतात्मक और दूसरा काव्य, यानी इन दोनों तत्वों का क्या होता है? सार्थक संगम है वो हमें ग्रहण करने को मिलता है। अर्थात इनको पढ़कर हमें जो जिन रसों की अनुभूति या हमारा मन प्रसन्न है वो आह्लादित होता है। तो इनके ये गीति काव्य के क्या है? विभिन्न जो उदाहरण है। अब हमें अध्ययन करते हैं काव्य के अंग। तो काव्य के जो महत्वपूर्ण अंग है वो दो पक्ष हैं। कौन कौन से? एक है भाव पक्ष और दूसरा है कला पक्ष। भाव पक्ष और कला पक्ष ये महत्वपूर्ण है। भाव पक्ष के अंदर हम काव्य में किन चीजों को ग्रहण करते हैं? अर्थात वर्णीय वस्तु, अर्थात उस काव्य का वर्णन जिन वस्तुओं के आधार पर किया जाता है, तो वर्णीय वस्तुओं के अंतर्गत ही इसमें क्या आता है? रस आता है और उसके गुण दोष आदि की चर्चा होती है। अर्थात काव्य में वर्ण वस्तु में जो रस आता है या उनके गुण दोष आदि की चर्चा की जाती है वो होता है काव्य का भाव पक्ष। अर्थात जिन भावों से हमें रसों की अनुभूति होती है, काव्य में हमें गुण दोष आदि की जो पहचान होती है वो उसके भाव पक्ष में ही होती है। दूसरा है कला पक्ष, शिल्प, अर्थात काव्य की सुंदरता किस प्रकार बढ़ाई गई है, काव्य को किस रूप या किस माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है, वो होता है काव्य का दूसरा जो होता है कला पक्ष, जिसे हम शिल्प वस्तु अर्थात सौंदर्यात्मक रूप में जिन चीजों का वर्णन किया है। जैसे अलंकार है वो काव्य की क्या करते हैं? सुंदरता बढ़ाते हैं अर्थात शोभा बढ़ाते हैं।
शब्द शक्ति जो काव्य की एक भाषा का एक जो विभिन्न रूप होता है, रीति होते हैं, इसके छंद होते हैं आदि, ये जो कला पक्ष है ये काव्य का क्या करते हैं, सौंदर्य प्रदान करते हैं। शिल्प वस्तु जो अभिव्यक्ति की जो माध्यम होते हैं उसको क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार हमने काव्य के प्रयोजन, भाषा, अर्थ, काव्य के जो भेद है, काव्य के जो अंग है, महत्वपूर्ण अपनी 2 कक्षाओं में इनका अध्ययन किए। अब हम जो काव्य के ये जो भाव पक्ष में जो रस है, गुण है, दोष है, अलंकार है, शब्द शक्ति है, इनका एक एक का क्या करेंगे, आगे निम्न क्लासों में इनका अध्ययन करेंगे। अब हम आगे वाली जो क्लास है उसमें काव्य के गुण और काव्य के दोष के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें और हमारे निरंतर कक्षाओं का आप अध्ययन करते रहे। तब तक के लिए जय हिंद।